नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। पहला टॉपिक है सकल राज्य घरेलू उत्पाद जिसे जीएसडीपी कहते हैं। जीएसडीपी राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास को मापने का एक महत्वपूर्ण सूचक है। राज्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी किसी राज्य क्षेत्र है उसके नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में जितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसके मौद्रिक मूल्य को हम जीएसडीपी कहते हैं। जीएसडीपी में दोहरी गणना से बचने के लिए अंतिम वस्तु और सेवाओं को भी सम्मिलित किया जाता है। इसमें मध्यवर्ती वस्तु और सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है। जीएसडीपी की गणना दो आधार पर की जाती है। पहले तो स्थिर कीमतों पर, दूसरी प्रचलित कीमतों पर। स्थिर स्थिर कीमतों का जो आधार वर्ष है 2011 और 12 को बनाया गया है और प्रचलित कीमतें ये बदलती रहती हैं। प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी का वास्तविक आर्थिक विकास को प्रकटित नहीं करता है, क्योंकि इसमें वस्तु और सेवाओं की मात्रा तथा मूल्य परिवर्तन में प्रभाव भी शामिल होता है। क्योंकि इसमें विभिन्न निम्न सामूहिक प्रभाव भी शामिल होते हैं, जैसे वस्तु और सेवाओं की मात्रा में परिवर्तन होता है और वस्तु और सेवाओं के मूल्य में भी परिवर्तन होता है। यानी प्रचलित दाम होते हैं, उनमें वस्तु और सेवाओं की मात्रा में भी परिवर्तन हो सकता है, मूल्य में भी परिवर्तन हो सकता है। जो जीएसडीपी है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, उसमें जो स्थिर कीमतों पर 2022-23 और 2023-24 में जो उत्पादन है, वो जो 2023-24 है उसमें उत्पादन 8.45 लाख करोड़ हुआ था स्थिर कीमतों पर, जबकि प्रचलित कीमतों पर इसका उत्पादन 15.28 लाख करोड़ हुआ था और 2022-23 में 13.5 लाख करोड़ था और स्थिर कीमतों पर 7.82 लाख करोड़। हमें वर्तमान माला याद रखना जरूरी है। वर्तमान में इसका जो उत्पादन हुआ है 2023-24 में स्थिर कीमतों पर 8.45 लाख करोड़ और प्रचलित कीमतों पर 15.28 लाख करोड़। स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी 2022-23 में 7.28 करोड़ थी, जो 8.3% वृद्धि दर से बढ़कर ये 8.45 लाख करोड़ हो गई। यानी स्थिर कीमतों पर जो वृद्धि दर थे वो 8.3% बढ़ गई है। प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी 2022-23 में 13.58 लाख करोड़ थी, जो कि 12.56% की वृद्धि के साथ में 15.28 लाख करोड़ हो गई हैं। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर है जो 2022-23 वित्तीय वर्ष है उसमें स्थिर कीमतों पर प्रतिशत था 7.81 और वर्तमान में इसका प्रतिशत बढ़ के 8.3% हो गया। पहले 13.58% था और ये 12.56% बढ़ गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, आरएस प्री में ये आ सकता है। स्थिर कीमतों पर 8.3% की वृद्धि हुई है, जबकि प्रचलित कीमतों पर 12.56% की। अब हम देखेंगे कि जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद है उसमें राजस्थान की जो तुलना है उसको पढ़ेंगे। जो वर्ष 2023-24 है उसमें स्थिर कीमतों पर भारत में उत्पादन हुआ था 173.82 लाख करोड़ और राजस्थान में उत्पादन हुआ था 8.45 लाख करोड़। जो भारत की कुल जीडीपी में राजस्थान का योगदान 4.86% है स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर भारत में योगदान है 5.17% और राजस्थान में 15.28 लाख करोड़ उत्पादित हुए थे, जबकि भारत में 295.36 लाख करोड़। फिर है अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग योगदान 5% है, जो प्रचलित कीमतों में हमने देखा था 5.17% है। राजस्थान और भारत के आर्थिक वृद्धि दर है उसका तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे कि जो स्थिर कीमतें हैं जिसका आधार वर्ष 2011-12 है और भारत की जो जीडीपी है उसमें 2023-24 में इसका 8.2% था और उसमें भारत का जो वृद्धि दर है वो 8.3%, यानी भारत से अधिक वृद्धि दर राजस्थान की है स्थिर कीमतों पर। जबकि प्रचलित कीमतों पर भारत में वृद्धि दर चल रही है 9.6% और राजस्थान में चल रही है 12.56%, यानी जो स्थिर कीमतें और प्रचलित कीमतों दोनों में भारत का वृद्धि दर अधिक है। फिर आगे हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जिसे सीएजीआर कहा जाता है। इसमें सभी को शामिल किया जाता है। इसमें वृद्धि दर भारत की स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर 5.65% और प्रचलित कीमतों पर 11.19% है। ये राजस्थान में 2011-12 से 2023-24 की अवधि में चक्रवृद्धि वार्षिक दर के तथ्यों इसमें समावेशित किए गए हैं। फिर आगे हैं शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जिसे कहा जाता है एनएसडीपी। सकल घरेलू उत्पाद समंकों में स्थायी पूंजीगत उपभोग को घटाकर
शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है। स्थायी पूंजी उपयोग, जिसमें मूल्यह्रास से तात्पर्य है कि उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त की जाने वाली परिसंपत्तियाँ जैसे भवन, मशीन, औजार आदि के मूल्य में गिरावट से संबंधित है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, जिसे एनएसडीपी कहा जाता है, उसमें क्या होता है कि जो सकल घरेलू उत्पाद, उसमें मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है। जो शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें 2022-23 में जो स्थिर कीमतें और प्रचलित कीमतें, उनमें देखेंगे कि जो शुद्ध वाला जो वृद्धि दर है वो 8.10% है और प्रचलित कीमतों में वृद्धि दर है 12.70%। स्थिर कीमतों पर एनएसडीपी 2022-23 में 6.85 लाख करोड़ थी, जो 8.10% की वृद्धि के साथ में बढ़कर ये 7.41 लाख करोड़ हो गई। जबकि प्रचलित कीमतों पर ये 12.15 लाख करोड़ थी 2022-23 में, जो 12.70% की वृद्धि के साथ में ये 13.69 लाख करोड़ होगी। फिर आगे हैं सकल राज्य मूल्य संवर्धन, जिसे जीएसवीए कहा जाता है, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। जीएसवीए का उपयोग क्षेत्रवार उत्पादन और वृद्धि दर का पता लगाने के लिए किया जाता है। जीएसवीए अर्थव्यवस्था में आपूर्ति पक्ष से होने वाली आर्थिक क्रिया की गतिविधियों को दर्शाता है। जीएसडीपी में कर और सब्सिडी के प्रभाव को हटाने के बाद में जीएसडीपी प्राप्त किया जाता है। इसमें क्या क्या किया जाता है कि जो सकल राज्य मूल्य संवर्धन, इसमें जीएसडीपी में उत्पादों की सब्सिडी और उत्पाद करों को घटा दिया जाता है। ये तुलनात्मक सारणी दर की है स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्य संवर्धन 2023-24। जो कृषि क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र, इनका सकल वो राज्य संवर्धन मूल्य दर का है। सबसे अधिक इनमें योगदान है सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र के बाद में योगदान है उद्योग का। उद्योग के बाद में है कृषि का। जो सकल राज्य मूल्य संवर्धन है, उसमें सबसे अधिक योगदान हो जाएगा सेवा क्षेत्र का, फिर उद्योग का, फिर कृषि का। जबकि इनकी जो वृद्धि दर है, वृद्धि दर सबसे अधिक हुई है उद्योगों की। उद्योग के बाद में सबसे अधिक वृद्धि दर हुई है इनमें सेवा क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र के बाद में कृषि क्षेत्र में। ये क्रम पूछा जा सकता है आरएसपी में कि जो योगदान है उसका क्रम क्या है, तो योगदान में सबसे पहला क्रम होगा सेवा, सेवा के बाद में उद्योग, उद्योग के बाद में कृषि। जबकि जो वृद्धि दर है उसका क्रम होगा, पहले सबसे अधिक वृद्धि होगी उद्योग, उद्योग के बाद में सेवा क्षेत्र और सबसे कम वृद्धि हुई है कृषि क्षेत्र में। आगे प्रचलित कीमतों पर जीएसपी 2022-23 में 12.77 लाख करोड़ थी, जो 11.86% की वृद्धि के साथ में ये 2023-24 में 14.48 लाख करोड़ संभावित हो गई है। प्रचलित कीमतों पर 2023-24 में भारत और राजस्थान का जो योगदान है उसको तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे। अगर इस डायग्राम को हम देखेंगे तो इसमें जो भारत का है, तो भारत में सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है और राजस्थान में सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है। भारत में योगदान 54.72% है, जबकि राजस्थान में 45.07% है। फिर दूसरा योगदान भारत में उद्योगों का है। राजस्थान में भी दूसरा सबसे महत्वपूर्ण योगदान उद्योगों का है। सबसे कम कृषि का है और इसमें भी सबसे कम है कृषि का। अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान देने वाला क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। योगदान के आधार पर हमने क्रम देखा था, सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का, फिर उद्योग का, फिर कृषि का। अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक वृद्धि दर उद्योग वाले क्षेत्र में हुई, उद्योग के बाद में सेवा क्षेत्र और फिर सबसे कम वृद्धि हुई कृषि क्षेत्र में। फिर यह है कि क्षेत्रवार योगदान का तुलनात्मक अध्ययन दे रखा है। जो कृषि क्षेत्र है उसका स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर है 26.21% और उद्योगों का 29.84% और सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है 43.95%। इनका जो प्रचलित कीमतों पर प्रतिशत है 45.07%, उद्योगों का 28.21%, कृषि का 26.72%। जो इनकी क्षेत्रवार वृद्धि हुई उनमें स्थिर कीमतों में कुल वृद्धि हुई 6.92% और प्रचलित कीमतों में वृद्धि हुई 11.86%। इनमें से काफ़ी सारे डाटे आपके याद करने में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन इनमें से जो इम्पोर्टेंट डाटा है उन्हीं को हम याद करेंगे। फिर है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय की गणना
शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद यानी एनएसडीपी को राज्य की मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या से विभाजित कर लिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय लोगों के जीवन स्तर और कल्याण का सूचक होती है। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो राज्य की कुल आय है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद उसमें कुल जनसंख्या का भाग लगा देंगे। राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है स्थिर कीमतों पर राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है 2022-23 में वो 84,000 थी और 2023-24 में ये 90,000 होगी। प्रचलित कीमतों में जो 1,50,000 थी वो बढ़ के 1,67,000 होगी। इनमें वृद्धि स्थिर कीमतों पर 6.94% वृद्धि हुई है, जबकि प्रति व्यक्ति आय में प्रचलित कीमतों पर 11.49% की वृद्धि हुई। स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2022-23 में 84,000 थी, जो 6.94% की वृद्धि के साथ में ये 90,000 तक पहुंच गई। प्रचलित कीमतों में जो प्रति व्यक्ति आय है 1,50,000 थी, ये 11.49% की वृद्धि के साथ में ये 1,67,000 होगी। राजस्थान की जो प्रति व्यक्ति आय है भारत की कुल प्रति व्यक्ति आय के औसत से भी कम है। इसकी जो ऊपर टेबल है वो देख लेते हैं। जो भारत की प्रति व्यक्ति आय है उसमें जो वृद्धि दर हुई है 7.38% हुई है और राजस्थान में जो वृद्धि दर है 6.94%। प्रचलित कीमतों पर राजस्थान में वृद्धि दर अधिक हुई 11.69%। फिर आगे सकल स्थायी पूंजी निर्माण जिसे ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। सकल स्थायी पूंजी निर्माण ये सरकारी एवं निजी क्षेत्र में स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण किए जाने वाले शुद्ध पूंजी का व्यय का आकलन है। स्थायी परिसंपत्ति से तात्पर्य है कि एक वर्ष में एक से अधिक अवधि के लिए सर्जित परिसंपत्तियों में से निस्तारित परिसंपत्तियों को घटाकर प्राप्त किया जाता है। यानी जो स्थायी परिसंपत्ति उसको ज्ञात करने के लिए हम जितनी सर्जित परिसंपत्ति होती है उसमें से जो निस्तारित है उसको घटा देते हैं। मान लो हमने कोई 10 नई चीज़ें लेके आई, उनमें से तो कोई 2 चीज़ खराब हो गई तो उसको घटा देंगे। तो 10 में से 2 घटा दिए 9 8 आ गई। तो ये हो जाएगी स्थायी परिसंपत्ति कितनी है। प्रचलित कीमतों पर सकल स्थायी पूंजी का निर्माण है जो 2022-23 में ये 4 लाख करोड़ हो गया। 2022-23 में सकल स्थायी पूंजी निर्माण 4 लाख करोड़ अनुमानित है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 29.43% है। विगत वर्ष की तुलना में सकल स्थायी पूंजी निर्माण में 12.78% की वृद्धि दर्ज की गई है। सकल स्थायी पूंजी निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी सार्वजनिक क्षेत्र से अधिक है। निजी क्षेत्र की भागीदारी है 78.54%, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की है 21.46%। सकल स्थायी पूंजी निर्माण में सर्वाधिक हिस्सेदारी निर्माण क्षेत्र की है। निर्माण के बाद में आवासीय क्षेत्र, फिर लोक प्रशासन। निर्माण क्षेत्र, फिर आवासीय, फिर लोक प्रशासन। राज्य में मूल्य सांख्यिकी है किसी निश्चित समय अवधि के दौरान किसी क्षेत्र में वस्तु और सेवाओं के मूल्य स्तरों में होने वाले सापेक्ष परिवर्तन को हम मूल्य सूचकांक के द्वारा मापते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक दो महत्वपूर्ण सूचकांक है जो खुदरा और थोक स्तर पर मूल्य को मापते हैं। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा साप्ताहिक आधार पर वस्तुओं के थोक और खुदरा भावों का 1957 से राज्य चयनित केंद्रों पर नियमित संग्रहण किया जाता है। फिर है WPI जिसे राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। ये सूचकांक व्यापक रूप से मूल्य के उतार चढ़ाव से संबंधित है। इसका उद्देश्य थोक स्तर पर मुद्रास्फीति का मापन करना है। ये सूचकांक मासिक आधार पर जारी किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक में केवल वे वस्तुएं शामिल की जाती है जो सेवा क्षेत्रों में जिनको शामिल नहीं किया जाता है। इसमें 3 तरह की वस्तुएं शामिल की जाती है। प्राथमिक, दूसरी जिन्हें विनिर्माण उत्पाद कहते हैं, तीसरी ईंधनीय वस्तुएं। आधार वर्ष 1999 से 2000 के बीच में प्राथमिक, विनिर्मित और ईंधनी जो वस्तुएं हैं उनका योगदान दे रखा है। जो इनमें सबसे अधिक योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है, जो इनमें 75 संख्या है इनकी। इनमें वृद्धि दर 0.96% हुई है और उसके बाद में वृद्धि दर सबसे अधिक हुई है ये ईंधनी क्षेत्र की 0.39%, फिर विनिर्माण की 0.23%। फिर आगे इसका निष्कर्ष है
सर्वाधिक संख्या प्राथमिक वस्तुओं की है, सर्वाधिक वृद्धि दर भी प्राथमिक वस्तुओं की है और सर्वाधिक भारांश है विनिर्मित वस्तुओं का। वर्ष 2022 में राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक 385.83 था, जो 0.54% की वृद्धि दर के साथ में ये 387.90 हो गया। फिर आगे सीपीआई, जिसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक समयावधि के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के खुदरा मूल्यों में आए परिवर्तनों को मापता है और ये सूचकांक प्रति माह जारी किया जाता है। राजस्थान में जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसको 4 श्रेणियों में जारी किया जाता है। पहला औद्योगिक श्रमिकों हेतु, दूसरा कृषि श्रमिकों हेतु, तीसरा ग्रामीण श्रमिकों हेतु, चौथा ग्रामीण और शहरी हेतु संयुक्त। जो औद्योगिक श्रमिक है उनका आधार वर्ष है 2016, कृषि श्रमिकों का आधार वर्ष 1986-87, ग्रामीणों हेतु 1986-87 और ग्रामीण और संयुक्त दोनों का जो शहरी क्षेत्र है उनका संयुक्त है 2012। तो जो औद्योगिक श्रमिकों है इनका जारी करते हैं श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा, और जो कृषि वाले क्षेत्र और ग्रामीण इनका भी श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ जारी करता है, जबकि ग्रामीण और शहरी का जो संयुक्त डाटा होता है ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है। औद्योगिक श्रमिकों हेतु सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यह सूचकांक औसत औद्योगिक मजदूर परिवार द्वारा उपभोग की जा रही वस्तुओं और सेवाओं के खुदरा मूल्यों में होने वाले सामयिक परिवर्तन को मापता है। यह सूचकांक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते के निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है। इसका आधार वर्ष है 2016 और ये श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ जारी करता है। ये सूचकांक प्रति माह जारी किया जाता है। सितंबर 2020 से नई श्रृंखला में श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा आधार वर्ष 2016 के अनुसार अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर में 3 केंद्र बनाए गए आंकड़े इकट्ठे करने के लिए। अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। जो पुरानी श्रृंखला थी जो सितंबर 2020 से पूर्व, इसके लिए नई श्रृंखला बनाई गई सितंबर 2020 से। इसका पहले वाली जो श्रृंखला थी उसका आधार वर्ष 2001 था, नई वाली का आधार वर्ष है 2016। पुराने वाले के केंद्र थे जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा। नई वाली के केंद्र है जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा। इसमें अजमेर को कम करके अलवर लगा दिया। नवीन श्रृंखला में अजमेर के स्थान पर अलवर को शामिल किया गया है। इस सूचकांक में देश भर से 88 औद्योगिक केंद्र से प्राप्त आंकड़े के आधार पर तैयार किया गया, जिसमें वृद्धि दर्ज की गई। सबसे अधिक वृद्धि दर भीलवाड़ा केंद्र पर 3.86% हुई, फिर जयपुर पर 2.68, अलवर में 1% की वृद्धि हुई और अखिल भारतीय स्तर पर 5.57% की वृद्धि हुई है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ सकता है आरएसपी में। सर्वाधिक वृद्धि दर वाले समूह खाद्य और पेय पदार्थ है, यानी खाद्य और पेय पदार्थों में सबसे अधिक वृद्धि दर नोटिस की गई है। कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 1986-87 और ये श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा प्रति माह जारी की जाती है। इसमें कृषि वर्ष की गणना जून से जुलाई के बीच में की जाती है। राजस्थान में 1325 खाद्य समूह है। अखिल भारतीय स्तर पर 1189 खाद्य समूह है। फिर आगे सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का जो संयुक्त होता है, यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है और इसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 के आधार पर माह जनवरी 2015 से जारी किया जा रहा है। ये सूचकांक प्रति माह जारी किया जाता है। इसमें राजस्थान का जो आधार वर्ष 2023 के हिसाब से इसका बताया हुआ है कि 2000 इसका आधार वर्ष 2012 है और 2023 के आंकड़ों में 180.41 बताया है। अखिल भारतीय स्तर पर 183.17 है। आगे दूसरा टॉपिक है आर्थिक समीक्षा का कृषि परिदृश्य। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि और संबंध क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में प्राथमिक रूप से फसल, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य क्षेत्र का योगदान है। जीविकोपार्जन के लिए जनसंख्या कृषि और संबंधित क्षेत्रों में निर्भर है। राज्य में कृषि मूलतः वर्षा पर आधारित है। राज्य में मानसून अन्य राज्यों से विलंब आता है और शीघ्र ही वापस चला जाता है। राज्य में वर्षा की अवधि में भी उतार चढ़ाव होता है जो अपर्याप्त, कम और अनिश्चित रहता है। राज्य में भूमिगत जल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है। इसके बावजूद कृषि और संबंध क्षेत्र में राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य में कृषि का महत्व है।
राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में प्रचलित कीमतों पर इसका योगदान 26.72% है। राज्य की 62% कार्यशील जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि क्षेत्र की निरंतर सकारात्मक वृद्धि दर राज्य की समृद्धि का आधार है। कृषि रोजगार सृजन, गरीबी मूल्य उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 2023-24 में कुल खाद्यान्न का 245.01 लाख मीट्रिक टन रहा है, जो ये बढ़ती कृषि जनसंख्या पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम है। बाजरा, सरसों और कुल तिलहन, ग्वार के उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। कृषि औद्योगिक क्षेत्र में कच्चा माल आपूर्ति करवाता है और औद्योगिक विकास में ये सहायक है, जैसे चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। कृषि और पशुपालन दोनों एक दूसरे के पूरक है, इसलिए पशुपालन को आधार प्रदान करता है कृषि। राज्य की कृषि की महत्वपूर्ण विशेषता है कि राजस्थान की कृषि मानसून पर आधारित है, इसलिए मानसून का जुआ भी कहा जाता है इसे। राजस्थान की में खरीफ की फसलें जिसे सियाड़ू कहा जाता है, इसमें मूंगफली, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, मोठ, तिलहन, कपास और गन्ना है, जिनकी बुआई जून जुलाई में होती है, कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। राजस्थान में जो रबी की फसल होती है उसको उनाली कहा जाता है। इसमें जौ, सरसों, चना, जीरा, मेथी और अलसी प्रमुख है। ये अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है, मार्च अप्रैल में कटाई हो जाती है। राजस्थान में जायद की प्रमुख फसलें हैं खरबूजा, तरबूज, ककड़ी। इनकी बुआई मार्च से जून के बीच में होती है। राज्य में कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल है 15.14। राज्य में कुल शुद्ध रूप से बोए गए क्षेत्रफल है 53.74%। भारत का कुल 11% कृषिगत क्षेत्रफल राजस्थान में है, लेकिन राज्य में भू जल स्थिति चिंतनीय है। यानी भारत के कुल जो कृषिगत क्षेत्रफल है उसका 11% राजस्थान में फैला हुआ है। राज्य की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम है। राज्य में औसत जोत का आकार 2.73 हेक्टेयर ही है। फिर आगे कृषि और संबंधित क्षेत्र का जीएसवी में योगदान। स्थिर कीमतों में इसका योगदान 2.5 लाख करोड़ है। प्रचलित कीमतों में इसका योगदान 3.82% है। इसमें वृद्धि दर स्थिर कीमतों में 2.13% वृद्धि हुई है, जबकि प्रचलित कीमतों पर 9.64% की वृद्धि हुई है। स्थिर कीमतों पर कृषि एवं संबंध क्षेत्र का जीएसवी का 2023-24 में 2.003 लाख करोड़ था, जो 2.13% की वृद्धि के साथ 2023-24 में यह 2.5 लाख करोड़ हो गया। प्रचलित कीमतों पर कृषि और संबंधित क्षेत्र का योगदान 2022-23-24 में ये 9.64% की वृद्धि के साथ में 3.82 लाख करोड़ हो गया। फिर आगे कृषि और संबंधित क्षेत्र का योगदान और वृद्धि दर। स्थिर कीमतों पर जो जीएसवी है उसमें इसका योगदान है 26.21% और प्रचलित कीमतों में इसका योगदान है 26.72%। स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर 2.13% रही है, जबकि प्रचलित कीमतों पर 9.64%। आगे नोट है अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में वर्ष 2023-24 में कृषि क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान और तुलनात्मक रूप से वृद्धि दर कम रही है। कृषि और संबंधित क्षेत्र के चार उपक्षेत्र हैं। पहला पशुधन, दूसरा फसल, तीसरा वानिकी और चौथा मत्स्य पालन। जीएसवी में राजस्थान के जो प्रचलित मूल्य है उसमें 2011-12 में कृषि और संबंधित क्षेत्र का योगदान 28.56% था, जो 2023-24 में घटकर 26.72% हो गया। पशुधन का योगदान 48.58% है। फसल का योगदान 44.53%। वानिकी का योगदान 6.40%। मत्स्य पालन का योगदान 0.49% है। स्थिर कीमतों पर कृषि और संबंधित क्षेत्र में वृद्धि दर 2.13% रही है। आगे है कृषि और संबंधित क्षेत्रों में सर्वाधिक योगदान वाला उपक्षेत्र है पशुधन और सर्वाधिक वृद्धि दर वाला उपक्षेत्र है मत्स्य पालन और नकारात्मक वृद्धि दर फसल में हुई है। पिछले 12 वर्षों में सर्वाधिक औसत वृद्धि दर वाला उपक्षेत्र मत्स्य पालन है और न्यूनतम औसत वृद्धि वाला उपक्षेत्र फसल है। राज्य में कृषि उत्पादन मानसून के उचित समय पर आने पर निर्भर होता है। खरीफ फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है, अपितु समय अवधि में वर्षा के उचित और समान वितरण में सघनता पर निर्भर होता है।